अगर हम किसी भी नई चीज के बारे में जानना शुरू करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन ये सोच ब्रह्मांड के लिए बिल्कुल अलग है। हमारा सोलर सिस्टम हमारे सोच से भी काफी ज्यादा बड़ा है और आप चौंक जाएंगे कि हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं। लेकिन बहुत जल्दी हम अत्याधुनिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारे अनरिवील्ड मिस्ट्रीज को भी शायद जान पाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इसके मदद से एल्यूसिव प्लैनेट 9 को भी ढूंढ सकेंगे? क्या हम और मिस्ट्रीज को भी ढूंढ पाएंगे जो कि हमारे सोलर सिस्टम ने हमारे लिए स्टोर करके रखा है? और क्या ये सब ब्रह्मांड में हमारे पोजीशन को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा? तो दिल थाम कर बैठ जाइए, आज का इन्फो इसको लेकर ही है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि चैनल के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभाशीष और आप देख रहे हैं इन्फो हेजल। प्लैनेट 9, जो प्लूटो की रिक्लासिफिकेशन से पहले जिसे प्लैनेट एक्स भी कहा जाता था, ये एक एल्यूसिव दुनिया है जो कि नेपच्यून से काफी दूर ऑर्बिट कर रहा है और ये काफी दशकों से साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। 20वीं सदी के शुरुआत से एस्ट्रोनॉमर्स एक बड़े ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को लेकर शक कर रहे थे, जो कि यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को इफेक्ट कर रहा था। लेकिन 1989 में जब वोयाजर 2 नेपच्यून के पास पहुंचा तो हमने ये पाया कि हमारा कैलकुलेशन गलत था, क्योंकि वहां पर कोई अजीब चीज नहीं था जो यूरेनस और नेपच्यून को इफेक्ट कर रहा हो। वहां पर प्लैनेट एक्स जैसा कुछ नहीं था। लेकिन इसका अंत सिर्फ यहां तक नहीं था। हाल ही में एक साइंटिस्ट ने इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट के 38 साल पुराने डेटा को देखने का फैसला किया। ये पहला टेलीस्कोप था जो कि रात के आकाश का लगभग 96% हिस्से को स्कैन करने में कामयाब रहा था। और इस टेलीस्कोप ने आकाश में मौजूद 2.5 लाख पॉइंट सोर्सेस में सिर्फ 3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ निकाले, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम हमारे विशाल सोलर सिस्टम में किसी भी चीज को कैसे ढूंढ सकते हैं? अगर आप एक टेलीस्कोप से रात के आसमान को देखें तो आपको बहुत सारे डॉट्स दिखाई देगा, और उनमें से कुछ हैं डिस्टेंट स्टार्स और कुछ सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स। तो आप इसे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट है और कौन सा डिस्टेंट स्टार्स? आप इसको ऑब्जेक्ट के मोशन से पता कर सकते हैं। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बेयरली मूव कर रहा है या फिर एक जगह पर ही स्थित है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम से काफी दूर है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिवली कम समय में अंतरिक्ष में एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस को तय कर रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ये है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के काफी करीब है। IRAS डेटा में पाया गया उन 3 में से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही ऐसा था जो कि एस्ट्रोनॉमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा था, और वो ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा था। और इसको देखकर पूरा साइंटिस्ट कम्युनिटी हैरान था। अगर IRAS की डेटा सही है तो हम जिस प्लैनेट को ढूंढ रहे हैं तो वो शायद हमारे पृथ्वी से 3 से 4 गुना बड़ा होगा, और इसका डिस्टेंस लगभग 225 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होगा। लेकिन इस रिसर्च में मौजूद बाकी 2 साइंटिस्ट इस थ्योरी को मानने से इनकार कर रहे थे। हालांकि वो बाद में प्लैनेट 9 के एग्जिस्टेंस को लेकर एक और थ्योरी को सामने लाया। अगर आप सोलर सिस्टम को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि यूरेनस और नेपच्यून एक अलग ही ऑर्बिट पर सूरज का चक्कर काट रहे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे की ऑर्बिट को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रभावित करते हैं। जब ये दोनों एकदम पास होते हैं तब नेपच्यून यूरेनस को अपनी ओर खींचता है और यूरेनस सूरज को ऑर्बिट करते हुए भी उससे थोड़ा दूर हो जाता है। और उसी तरह
जब नेपच्यून यूरेनस से दूर जाता है तब यूरेनस के ऑर्बिट में फिर से एक बदलाव आता है और वो फिर से सूरज के पास चला जाता है। इन दोनों प्लैनेट्स की इसी ऑर्बिटल इरेगुलरिटी की वजह से साइंटिस्ट हैरान थे, लेकिन वोयेजर 2 के नेपच्यून और यूरेनस को स्टडी करने के बाद से ये पता चला कि साइंटिस्ट आज तक नेपच्यून और यूरेनस के मास को ही गलत कैलकुलेट कर रहे थे। और उसके बाद ये पता चला कि यूरेनस और नेपच्यून का ऑर्बिटल पाथ्स बिल्कुल सही है जैसे उसे होना चाहिए। साल 2016 में कॉन्स्टेंटिन बैटिगन और माइक ब्राउन ने अपने रिसर्च में जो बताया वो काफ़ी चौंका देने वाला था। उन्होंने एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट में एक अजीब ऑर्बिटल पैटर्न को रिकॉर्ड किया था। अब आपको एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑर्बिट के बारे में बताते हैं। एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, लगभग 200 मून्स और कई सारे अनगिनत एस्टेरॉइड्स और मीटियरॉइड्स मौजूद हैं। वैसे ही नेपच्यून के पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां काफ़ी सारे स्टार्स और एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं, और उस एरिया में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसे ही हम एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब हम जिस एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़े रीजन का हिस्सा है और उस रीजन का नाम है काइपर बेल्ट। जब इन ऑब्जेक्ट्स पर एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अजीब फोर्स नोटिस की तो फिर से प्लैनेट 9 की एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल उठा कि क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है। मार्क ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बैटिगन के माने तो ऐसे कई सारे प्लैनेट्स मौजूद थे जिसका ऑर्बिट आपस में टकरा रहे थे। साइंटिस्टों का ये मानना है कि इस तरह का घटना किसी आउटर फोर्स के बिना संभव नहीं है, और सवाल फिर से घूम फिर के वहीं पर आ जाता है कि ऐसा क्या है जो कि काइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट को प्रभावित कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस काइपर बेल्ट में मौजूद सभी ड्वार्फ प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स एक अजीब पैटर्न में सूरज का चक्कर काटता है जो कि काफी अलग है। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से इसका पेरिहेलियन पॉइंट यानी सूरज से सबसे नजदीक की दूरी भी नेपच्यून की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे में इसे ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। हाल ही में डिस्कवर किया गया सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लैनेट सेडना इसी का ही एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अगर आप इसके ऑर्बिट को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये जैसे सूरज को परिक्रमा करता है उसके लिए उसे 11,000 साल लग जाता है सूरज का सिर्फ एक बार चक्कर काटने के लिए। सेडना के इस तरह के ऑर्बिट के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे प्लैनेट 9 का हाथ तो नहीं? सेडना के अलावा भी काइपर बेल्ट में कुछ इस तरह का एस्टेरॉइड भी है जो कि सूरज को एकदम परपेंडिकुलर ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं, जो कि आप इस सिमुलेशन को देखकर समझ सकते हैं। तो क्या ये डिफरेंट ऑर्बिट्स प्लैनेट 9 की तरफ इशारा करते हैं? कई साइंटिस्ट इसको सच मानते हैं और वो इस थ्योरी को कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटर सिमुलेशन से भी प्रूव कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर हम इतने श्योर कैसे हैं कि ये सारी घटनाएं किसी प्लैनेट 9 की वजह से ही हो रहा है। पहले कई सारे लोगों ने इसको लेकर विवाद किया कि ऐसा भी हो सकता है कि उस रीजन के पास एक बहुत ही छोटे साइज का ब्लैक होल हो, मान लीजिए एक छोटे ऑरेंज या फिर एक एप्पल के साइज का। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इतने छोटे साइज का ब्लैक होल भला क्या करेगा, ये शायद उतना डेंजरस तो नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी मास में काफ़ी ज़्यादा होगा और इसका मास कम से कम पृथ्वी से 5 से 10 गुना ज़्यादा हो सकता है। हालांकि इतना सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद भी इस प्लैनेट को अभी तक एक हाइपोथेसिस ही माना जाता है, यानी अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। लेकिन कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस प्लैनेट को हमने आज तक नहीं देखा तो ये शायद हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट ही ना करते हो। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में ऐसा नहीं होता है कि जिस चीज़ को डिस्कवर नहीं किया गया हो वो शायद एग्जिस्ट ही ना करते हो। ये बात तो सच है कि हमने हमारे हबल टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से कई मिलियन लाइट ईयर के दूर की चीज़ों को ढूंढ के उसकी तस्वीर भी ले चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है या फिर हम सब कुछ कैप्चर कर सकते हैं। अगर ठीक से देखा जाए
तो ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी भी स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है। आज भी ऐसे बहुत सारे डिस्कवरीज हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में ही किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे 15 जनवरी 2018 में हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट को डिस्कवर किया गया था जिसका नाम है फार फार आउट, जो कि हमारे सूरज से सिर्फ 133 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। इसको ढूंढने के बाद सबको पहले ये लगा था कि क्या ये प्लैनेट 9 तो नहीं है, लेकिन बाद में इसको ठीक से रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये प्लूटो की तरह ही एक ड्वार्फ प्लैनेट है। सोलर सिस्टम में काइपर बेल्ट से बाहर किसी प्लैनेट को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी काफ़ी कम आता है और इसीलिए यहाँ मौजूद ऑब्जेक्ट्स काफ़ी ठंडे होते हैं और लगभग ना के बराबर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली काइपर बेल्ट में लाइट के पैटर्न को कई बार देखना पड़ता है। इसके लिए पूरे साल में 2 या 3 दिन ही ऐसे मिलते हैं जबकि चांद आसमान में ना हो और टेलीस्कोप पे पड़ रहे लाइट में एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट ना हो। अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल हो जाता है तो हम तब भी प्लैनेट 9 को ढूंढ पाएंगे। हालांकि अभी तक इसे ढूंढा नहीं जा सका है। साइंटिस्टों के माने अगर ये सच में एग्जिस्ट करता है तो शायद अगले 10 सालों में हम इसे ढूंढ पाएंगे। प्लैनेट 9 की डिस्टेंस सूरज से लगभग 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स माना जाता है। शायद प्लैनेट 9 इतना ज़्यादा धुंधला है, इसीलिए शायद हमारे टेलीस्कोप भी आज तक उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। साइंटिस्ट प्लैनेट 9 को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि किसी न किसी दिन वो शायद प्लैनेट 9 की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाएंगे। इसको ढूंढने के लिए हमारे टेक्नोलॉजी हर दिन एडवांस हो रहे हैं। अभी तक तो किसी को नहीं पता कि हम प्लैनेट 9 को कब ढूंढ पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी प्लैनेट 9 को ढूंढ पाएंगे? आप हमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का इन्फो बस इतना ही। मिलते हैं इन्फो हिसल के किसी दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।